मैं बेसिकली स्पोर्ट्स एंड गेम्स का आदमी था। मेरे वालिद साहब सिविल सर्जन थे। उनकी पोस्टिंग हुई बिजनौर में एज सिविल सर्जन। गवर्नमेंट में थे? गवर्नमेंट में, जी हाँ। पीएमएस कहलाता था उस जमाने में, प्रोविंशियल मेडिकल सर्विस। तो वहाँ अपना बिजनौर में जो कॉलेज था उसमें मैं पढ़ता था। मतलब स्कूलिंग आपकी बिजनौर से हुई? हाँ, उससे पहले से तो मेरी स्कूलिंग हुई है देवरिया से। मेरे वालिद देवरिया क्या उस वक्त बन गया था? देवरिया हाँ, गोरखपुर से उसी साल बना था। अच्छा, हाँ, देवरिया बल्कि हाँ, वो जो लगा हुआ है उसका पत्थर वत्थर, वो उसकी ओपनिंग वालिद साहब ने हमारी की। लेकिन वहां से हम लोग बिजनौर आए और बिजनौर से अलीगढ़ चले गए। और फिर ये हुआ कि अपना लग गए, जब तो लग गए। घर पहुंचे, ये हुआ कि अलीगढ़ जाना है। इंटरमीडिएट कर लिया था, सेकंड डिवीजन था। कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त स्कॉलर नहीं थे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स था। वहां जम्मन लाल शर्मा साहब मिल गया बिजनौर में। जम्मन लाल शर्मा साहब जो थे वो ओलंपिक खेलते थे हॉकी में। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे ऑफिशियल क्लब से खेला करो। तो पुलिस लाइन में ग्राउंड था, उसी में हम खेलते थे। तो हॉकी आप खेल रहे थे? हॉकी ही खेल रहे थे। फिर मुझसे उन्होंने कहा कि देखो, अब सीरियसली स्पोर्ट्स को ले लो और इसमें कोई रुकावट नहीं है, हिंड्रेंस नहीं है। तो हमने कहा ठीक है साहब। फिर वहां से बिजनौर मेरे वालिद साहब पोस्टेड थे एज सिविल सर्जन। टूर्नामेंट हुआ बिजनौर में, तो हमारी टीम जो थी वो वहां गई अलीगढ़। तो मैं सेलेक्ट हुआ, मैं भी गया। फिर वहां से देयर वॉज नो लुकिंग बैक। उसके बाद जब खेलने लगे, ये था कि मैं फुटबॉल भी खेलता था, लेकिन गेम्स एंड स्पोर्ट्स में खास हमारा। अभी आप जिक्र कर रहे थे, आपने हॉकी खेल रहे थे। हाँ, अलीगढ़ जब गए तो वहां फुटबॉल में आप चले गए। तो वहां फुटबॉल में इस वजह कि हॉकी खेले नहीं हो रहा था, तो फुटबॉल में किक की आवाज आ रही थी कान में। तो घूमते टहलते हुए वहां गए। वहां जनाब एक से एक सुल्तान अख्तर साहब, मोहन बगान, वो क्या नाम है, वो एक दूसरे साथ थे, वो मोहम्मदन खेलते थे। तो ये सब देख के लगा कि यार ये जगह तो यही है खेलने की। खैर रहे, वहां खेलते भी रहे। उसके बाद वो ले गए हमको, जो चेयरमैन गेम्स कमेटी थे उमरुद्दीन साहब, उनके पास। शाम को ये हुआ चलिए प्रोफेसर साहब पास चले गए। पूछा उन्होंने कोई मिला? तो उन्होंने कहा कि हाँ, गोल्ड पे एक लड़का मिल गया, ये साहिबजादे हैं, और फला साहब का तो आखिरी यूनिवर्सिटी है, तो सोच रहे हैं कि इनको इंक्लूड कर लिया जाए। कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ये सब सवाल जवाब हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको जरा सम्मान मूंझो, और ये ठीक है। उसके बाद हम अपना उसी में लग गए। और जैसे होता है यूनिवर्सिटी में, लाइन में लग गए तो फिर लग गए। सवाल है कि इस अब देखिए मेडिकल फील्ड, हाँ, पूरा माहौल मेडिकल का। जी हाँ। फिर उसके बाद आप स्पोर्ट्स में चले जा रहे हैं, और फिर एक टर्न हो रहा है, और फिर वापस आप मेडिकल लाइन में आ जा रहे हैं। तो मेडिकल लाइन में क्या करते नहीं आते? तो भाई स्पोर्ट्स फैमिली हमारी जो थी वो एक ड्यूरेशन के लिए स्पोर्ट्स आपने अडॉप्ट किया और फिर मेडिकल लाइन में आ गया। मैंने स्पोर्ट्स हम बहुत जमाने तक खेलते रहे, मगर करियर तो बना आपका फिर मेडिकल लाइन ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मेडिकल लाइन। तो वो तो शौक खत्म हो गया ना स्पोर्ट्स वाला? नहीं, अरे साहब यूपी ओलंपिक्स खेले हैं, ये लॉन्ग रेसेस में
माइल, हाफ माइल, 3 माइल, लखनऊ जाकर के प्राइस लेके आए हैं। ये सब किया। घर वाले अलबत्ता मुझसे बहुत परेशान थे कि कुछ करे लगा नहीं, और झूठा इसको, इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करना है, लेकिन साहब हुआ। और अरे मैं बता तो रहा हूं कि अलीगढ़ में एक से एक काबिल लोग हुआ करते थे। जब उठा लिया उन्होंने तो कहाँ पहुंचा देंगे कोई भरोसा नहीं। ये जो उर्दू अदब का शौक आया, अब ये एक तीसरी लाइन आ गई, आप लिटरेचर में एकाएक आ गए। और लिटरेचर में अगर हम गलत नहीं है तो कम से कम पूर्वांचल या ईस्टर्न यूपी के लिए अगर हम बात करें तो उर्दू के इंसाइक्लोपीडिया तो आप है ही हैं, सैल्यूट है आपको। नहीं, उर्दू तो इतना जबरदस्त इसकी तरफ रुझान उर्दू जो था एक्चुअली, तो देखिए हम लोगों की फैमिली जो थी बहुत जमाने से, अब मसलन गोंडा में थे हम लोग। मेरे वालिद साहब सिविल सर्जन थे वहाँ। जिगर गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी साहब का दरवाजा था गोंडा में, तो वो आते रहते थे और मिलते रहते थे। और उनका साकीनामा वगैरह जो उन्होंने लिखा था, कहाँ से बढ़ के पहुंचे हैं, कहाँ तक इल्म फन साथी, मगर रासूदा इंसान का न तन साथी न मन साथी। ये सुनता हूं कि प्यारी है बहुत कि प्यासी है बहुत खाके वतन साथी, खुदा हाफिज सलाम में बांध कर सर से कफन साथी। ये सब गजलें और आशार उनके थे ही, जिगर साहब के। और वाजिद साहब को मेरे बहुत शौक हुआ करता था। जिगर साहब दोपहर में ऑफिस में आ जाया करते थे सिविल सर्जन साहब के। अब वो बैठाल करके इनको ले आते थे यहाँ, चाय खालिस उसकी दूध की पीते थे, शक्कर नहीं लेते थे। तो ये बड़े बड़े इन लोगों ने उर्दू को कहाँ पहुंचा दिया इसका लोगों को अंदाजा नहीं है। जो मतलब सीधा सीधा कहा जाए कि ये भी आपको विरासत में मिली। हाँ नहीं, ये सही उर्दू लिटरेचर। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर के सीने में उर्दू धड़क रही थी, क्यों नहीं थी, और वो आज दिख रहा है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। अब सवाल ये है कि जो आज की जनरेशन है या जो कमिंग जनरेशन है, हाँ, पढ़ने पढ़ाने का माहौल खत्म हो गया, हाँ, लाइब्रेरीज खत्म ही है, उर्दू की किताबें खत्म है, जो रसाले छपते थे एक जमाना था वो सब नहीं के बराबर अब रह गए। ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि कहाँ पाकीज़ा, चल हुदा और इस तरह की जो आती थी वो सब तो खत्म हो गई। तो कैसे फिर से इसको एक मकाम पर लाया जाए, उस पुराने दौर में कैसे लाया जाए, कुछ इसके लिए बहुत जरूरी है। उर्दू पेपर भी उर्दू को उसकी जगह मिलनी चाहिए। गोरखपुर के अंदर अगर हम बात करते हैं गोरखपुर के, तो एक वक्त था कि उर्दू के पेपर भी यहाँ पर चलते थे, लेकिन वो इत्तेफाक से अब तो नहीं के बराबर रह गया। नहीं, और दूसरी एक बात यह है कि यूनिवर्सिटी वगैरह में जो उर्दू का मुकाम था वो उसको दोबारा लोगों ने डेवलप करने की कोशिश नहीं की। और ये आपकी जो गोरखपुर रूरल यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मौजूदा हालात में जिनको सामने पेश किया जा सके। लेकिन ये कि भाई मजदूर साहब थे, मजदूर गोरखपुरी साहब, यहाँ से छोड़ा उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया, उर्दू इंसाइक्लोपीडिया में वो चले गए अलीगढ़, और वहाँ उन्होंने अल्लाह वाली कोठी, मजनू साहब वहीं रहते थे अलीगढ़ में जब यहाँ से गए, और उन्होंने अपना काम किया और इन लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन वो काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। लेकिन ये था कि अलीगढ़ बहरहाल एक ऐसी जगह थी कि जहां आप बैठ करके बहस मुबाहिसे कर सकते थे। और मेरे वालिद साहब ही चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, कि आके बैठ जाते थे मजनू साहब और ये लोग,
बहस मुबाहसे होते रहते थे। लेकिन ये लोग, अरे भाई बहुत बड़ा दिमाग में था इन लोगों का। जब बैठ जाए, जब बात करने लगे तो अच्छा लगता था सुनने में। इस तरह का अब माहौल नहीं रहा। इस तरह मेरा से ख्याल ये है कि अलीगढ़ में थोड़ा बहुत बचा है। नहीं, हम अगर गोरखपुर की और पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ पर इस तरह के अदबी लोग हैं नहीं, बहुत कम रह गए। और अगर है भी तो वो मंजर आम पे आते नहीं है और इस तरह से डिस्कशन नहीं होता है, और खास तौर से उसमें जो यंग जनरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही। एक उनका सीधा एक आ जाता है कि अरे ये लोग अपने जमाने की बात कर रहे हैं, जानने दो। तो ये तो समझने की क्या बात करेंगे, जिनको आगे बढ़ना है उनको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और ये खालिस ये जिस तरीके से उर्दू को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उससे कोई फायदा तो होना नहीं। अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जितने भी मुशायरा यहाँ पे हुए हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है उसके अंदर। हाँ क्यों नहीं रहा। और जितने भी बड़े शायर आए हों चाहे छोटे शायर आए हैं, वो इस कोठी पर जरूर आए हैं। हाँ नहीं बड़ा अल्लाह की शुक्र। तो कौन सी याद है जो आपके जहन में आज भी बसी हुई है, जिनके आने से वो अमिट छाप छोड़ करके गए हैं आपके जहन पर? देखिए तो ऐसा कौन छोड़ा था? गोरखपुर में उर्दू का फ्यूचर बहुत अच्छा है। उर्दू पढ़ने जानने और लिखने वाले बहुत हैं। और सेंट एंड्रूज कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट में जो लोग आए हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की है। लेकिन उर्दू पे जो यूरिश पड़ेगी महंगी, पैदा नए हर रोज के झगड़े होंगे, इस तरह जबानों को करोगे जो कलम, खाकम बदहन कौम के टुकड़े होंगे। तो किसको फिक्र है? असल में एक तो वो बेचारे जो लोग पढ़े लिखे हैं वो अपनी ही रोजी रोटी में लगे हुए हैं, और जो बेचारे अपने, आप समझिए कि यूनिवर्सिटी में बहुत से प्रोफेसर हैं और बहुत से लोग हैं। मैं जाता हूँ वहाँ यूनिवर्सिटी में, बातचीत होती है, मुलाकात होती है, अच्छा लगता है लोगों से बात करते हुए। लेकिन अब वो बात नहीं रह गई जो पहले थी। हालांकि लोग आज भी उर्दू जबान के दिलदादा है और उर्दू के लिए कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये कि मेहनत की जरूरत है और उर्दू को सरकारी तौर पे कुछ मिलना मिलाना नहीं है। ये है सबसे बड़ी दिक्कत। फिर हम वहीं पर आ रहे हैं कि कौन से ऐसे शायर हैं जिन्होंने अमिट छाप छोड़ी इस कोठी पर? देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये सही है कि कम लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उर्दू में लिखने वाले और पढ़ने वाले नहीं हैं। और आप सेंट एंड्रूज से चलिए, यूनिवर्सिटी से चलिए, इस्लामिक कॉलेज से चलिए, ये जितने इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें लोग आए हैं, रहे हैं और उन्होंने उर्दू को रीच किया है। लेकिन ये कि अब उसको चलाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो कहता हूं कि अभी देखिए ये चल रहा था कि इकबाल की नज्म जो है वो ये 3-4 महीना पहले इकबाल के अशार, उनकी नज्मों का जिक्र हुआ था। तो ये हुआ था कि उनको इकट्ठा करके एक जगह बैठ करके बातचीत की जाए, सुना जाए, सुनाया जाए, तो मजा भी आएगा। आपने इसको तो कराया भी था। हाँ हाँ, अब भी कराने का इरादा रखता के जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब भी इरादा रखता हूँ, इसलिए कि ये बात ऐसी नहीं है कि चली जाएगी। ये सही बात है। सर आखिर में हाँ। कौन सा शेर है जो आपके दिल के करीब है, किसी का भी हो, चाहे आपका हो चाहे किसी का भी हो, जो एकदम आपको मुतासिर करता हो, आपके दिल के करीब हो?
अचार तो बहुत है भाई, जिसको सुनने और पढ़ने से एक दिल को सुकून मिलता हो। कहां से बढ़ के पहुंचे हैं, कहां तक इल्म और फन साथी, मगर आसूदा इंसान का न तन साथी न मन साथी। ये सुनता हूं कि प्यासी है बहुत खाके वतन साथी, खुदा हाफिज चला मैं बांध कर सर से कफन साथी। कभी पैदा रक्स करती थी, कभी मगर अब जिंदगी ही जिंदगी है मौजे जन साथी। ये दरअसल कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उर्दू अपनी जगह न बना ले, और सही बात यही है कि उर्दू पढ़ने वाले ही उर्दू जिंदा रखेंगे। तो हम लोग क्या, हम तो अपना बैठ करके मरीज देखते हैं, नब्ज गिनते हैं, लेकिन करना तो सभी को मिलकर पड़ेगा। और मेरे वालिद साहब, उनका उर्दू से कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक तो था नहीं, लेकिन हमारे मजनू साहब जो थे, मजनू साहब उर्दू के प्रोफेसर थे। नतीजा ये है कि जब कहीं बैठ जाए और बातचीत होने लगे तो सिलसिला चल जाता था। फिर इकबाल की हैसियत जो है बहुत बड़ी है। अगर इकबाल को साथ लेके चले तो ऐसा नहीं है कि जबान कहीं इधर उधर खो जाएगी। थे हरदिल अजीज डॉक्टर अजीज साहब, और बात कर रहे थे हम लोग थोड़ी सी इनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, और गोरखपुर के पस मंजर से बात करें तो उर्दू अदब के बारे में।